नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्रम की वास्तविक मजदूरी को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए W/P, ऑप्शन बी P/W, ऑप्शन सी W/P और ऑप्शन डी MPPL/P। तो मजदूरी की श्रम की वास्तविक मजदूरी को जो व्यक्त करता है वह W/P, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग निम्न में से किस कारण से की जाती है? ऑप्शन ए सट्टा उद्देश्य से, बी वस्तुओं के विनिमय हेतु, सी भविष्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और डी उपरोक्त सभी। तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग जो है वह वस्तुओं के विनिमय हेतु की जाती है। ऑप्शन बी सही है। मुद्रा की मांग से क्या तात्पर्य है कि मुद्रा की मांग एक निश्चित समयावधि में व्यक्ति या समाज द्वारा जो मुद्रा अपने पास रखी जाती है वही मुद्रा की मांग कहलाती है। क्लासिकल अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग का मुख्य कारण वस्तुओं का विनिमय मानते हैं। मुद्रा की मांग के साथ साथ मुद्रा की पूर्ति का भी अध्ययन किया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा प्रचलन में होती है उसी को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति एक स्ट्रक्चर है और ये स्थिर तथा सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। तो यह मुद्रा पूर्ति और मुद्रा मांग की एक छोटी सी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, व्यापार चक्र के नवाचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? काल्डार ने, हेयक ने, हार्ट्रे ने, कोई नहीं। तो व्यापार चक्र के नवाचार सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा किया गया था। व्यापार चक्र के कुछ और सिद्धांत है, कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। व्यापार चक्र के कुछ और सिद्धांत हैं, उनको जान लेते हैं। व्यापार चक्र का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, तो शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत हार्ट्रे द्वारा दिया गया था। व्यापार का अति विनियोग सिद्धांत हेयक द्वारा दिया गया। व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत कह सकते हैं शुम्पीटर ने दिया। और व्यापार चक्र का गुणक त्वरक सिद्धांत प्रोफेसर सैमुअल्सन और हिक्स द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है। व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है, यह किसने कहा? तो व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है या व्यापार चक्र का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत हार्ट्रे द्वारा दिया गया था, कह सकते हैं सी ऑप्शन सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक शेष समीकरण को किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है? फिशर, पीगू, फ्रीडमैन, कीन्स। तो वास्तविक शेष समीकरण को कीन्स के नाम से जाना जाता है। 5 का सही आंसर डी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, मनी इज ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? मनी इज ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस पुस्तक के लेखक गुरले शाह हैं। 6 ए सही है। गुरले शाह मुख्य रूप से मुद्रा के संबंध में सिद्धांत देते हैं और वह मुद्रा के 2 प्रकारों की बात करते हैं जिनमें आउटसाइड मनी और इनसाइड मनी प्रमुख हैं। दोनों प्रकारों में आउटसाइड मनी क्या है और इनसाइड मनी क्या है, इनको जान लेते हैं। सरकार द्वारा जारी की गई करेंसी और उनके द्वारा निर्गमित करेंसी को आउटसाइड मनी कहते हैं। सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी जो मनी होती है उसे बाह्य मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा इनसाइड मनी क्या है? तो इनसाइड मनी व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, कंपनियों द्वारा बेचे गए शेयर इनसाइड मनी के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था की भीतरी संस्थाओं द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है उसे आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। तो इनसाइड मनी और आउटसाइड मनी अगर पूछ लिया जाए किस अर्थशास्त्री ने दिया, तो गुरले शाह द्वारा इनसाइड मनी और आउटसाइड मनी दी गई शब्दावलियां हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्सेल, मार्शल, जेमकिंस, मिल्टन फ्रीडमैन। तो द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन हैं।
इसके अलावा एस्से इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पुस्तक भी मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई थी। तो 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। 8, निम्न में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण स्पर्धा व अपूर्ण बाजार होती है? कारोबार का परिणाम, स्पर्धा, समय, क्षेत्र। तो स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के आधार पर पूर्ण स्पर्धा एवं अपूर्ण बाजार होती है। बी सही है। 8 का। 9, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी? सुल्ज ने, हिक्स ने, कल्डार ने। मांग की आड़ी लोच का प्रतिपादन सर्वप्रथम मूर ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक्स इकोनॉमिक्स में किया था। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट टिफिन द्वारा थ्योरी ऑफ वैल्यू में की गई थी। क्या है मांग की आड़ी लोच? तो जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसी को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर मांग की आड़ी लोच एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपान वाई वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन। तो ई बराबर कह सकते हैं डेल्टा क्यू अपान एक्स अपान डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपान क्यू एक्स, यह हो जाएगा मांग की आड़ी लोच का सूत्र। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच 0 होती है। पूरक वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में अनंत होती है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच का सूत्र कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपान क्यू एक्स, तो यह सूत्र मांग की आड़ी लोच का है। अगला क्वेश्चन है, तो 9 का जो सही आंसर है वह कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि मांग की आड़ी लोच की अवधारणा मूर द्वारा दी गई थी और मूर ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच होती है तो इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है, इकाई से कम होती है, अनंत होती है। तो एंजिल के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई से कम होती है। 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में जैसे खाद्यान्न के लिए एंजिल वक्र 0 से अधिक 1 से कम होती है और आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र का ढाल जो है वह धनात्मक होता है। विलासिता वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र इकाई से अधिक होती है और ढाल धनात्मक होता है। घटिया वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र 0 से कम होती है और ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है तथा तटस्थ वस्तु के लिए एंजिल वक्र लंबवत होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है गिफिन वस्तु संबंधित हैं सामान्य वस्तुओं से, श्रेष्ठ वस्तुओं से, घटिया वस्तुओं से, तटस्थ वस्तुओं से। तो गिफिन वस्तुएं जो हैं घटिया वस्तुओं से संबंधित होती हैं। 9-11 का सही आंसर सी हो जाएगा। 12, कुजनेट वक्र का आकार होता है उल्टा यू आकार का कुजनेट्स वक्र होता है। कुजनेट्स वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध की बात करता है जो उल्टे यू आकार का होता है, जिसके एक्स अक्ष पर असमानता को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर आय को दिखाया गया है। जैसे जैसे क्या होता है आय बढ़ती है असमानता बढ़ती है। एक स्तर ऐसा आता है कि अनुकूलतम या शीर्ष स्तर पर असमानता हो जाती है, उसके बाद आय बढ़ने के साथ साथ असमानता में क्या होती है? कमी होती है। तो इस प्रकार से एंजिल कुजनेट्स वक्र उल्टा यू आकार का बनता है। 12 का ए सही आंसर है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। कुजनेट वक्र, एंजिल वक्र, लॉरेंज वक्र कोई नहीं, तो कुजनेट्स वक्र कहलाता है। आय प्रति व्यक्ति आय और आय असमानता के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र जो है वह कुजनेट्स वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटोवस्की विरोधाभास का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से, कल्याण अर्थशास्त्र से, लोक अर्थशास्त्र से, मौद्रिक अर्थशास्त्र से।
तो स्टोवस्की विरोधाभास का संबंध जो है वह कल्याणकारी अर्थशास्त्र से है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान का संबंध जो होता था या होता है वह आर्थिक घटना में क्या होना चाहिए से होता है, जबकि वास्तविक विज्ञान का संबंध जो है आर्थिक घटना में क्या से होता है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए से संबंध रखता है। स्टोवस्की कल्याण के अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के सामान्य अंग का वह भाग है जो प्रमुख रूप से नीति से संबंधित होता है। पीगू प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कल्याण शब्द की वैज्ञानिक विवेचना की थी। पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है तथा आधुनिक अर्थशास्त्री पीगू के कल्याण अर्थशास्त्र को प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो पीगू का जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत है उसे प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत पैरेटो ने दिया। पैरेटो ने अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया। कैल्डार का क्षतिपूरक प्रोफेसर कैल्डार, हिक्स तथा स्टोवस्की ने कल्याण का क्षतिपूरक सिद्धांत दिया। कल्याण के क्षतिपूरक सिद्धांत को नवीन कल्याण का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अलावा बर्गरसन, सैमुअल्सन ने सामाजिक कल्याण फलन का सिद्धांत दिया। तो कल्याण के संबंध में यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति का अंश हैं? तो खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं साख नीति का अंश हैं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों तथा अन्य स्वीकृत पत्रों का क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान नहीं किए जाते हैं? अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, अति दीर्घकालीन ऋण जो है किसानों को प्रदान नहीं किया जाता है। डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, छोटे मोटे औजार खरीदने तथा पशुओं को खरीदने के लिए निम्न में से किस ऋण का प्रयोग किया जाता है? अति अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। तो छोटे मोटे औजार खरीदने तथा पशुओं को खरीदने के लिए किसान जो है वह मध्यमकालीन ऋण का प्रयोग किया जाता है। किसान को ऋण उपलब्ध कराने के जो स्रोत हैं वह मुख्य रूप से 2 स्रोत बताए गए हैं, जिनमें संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत शामिल हैं। संस्थागत स्रोतों में बैंकिंग संस्थाएं आती हैं तथा गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन, बनिया, साहूकार आदि आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। 18 ए सही है। 18 ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत हुई कब? 1970, 75, 72? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कोई नहीं ही होगा, क्योंकि लीड बैंकिंग की शुरुआत 1969 में हुई थी। 1969 ऑप्शन में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लीड बैंकिंग योजना के लिए निम्न समिति ने सुझाव दिया। शिवरमन समिति, नरीमन समिति, ग्रामीण बैंकिंग समिति, उषा थोराइट समिति। तो लीड बैंकिंग योजना के लिए नरीमन समिति ने सुझाव दिया था। 20 बी सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान 2023 में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी है 5,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए। तो वर्तमान जो नाबार्ड की अधिकृत पूंजी है वह 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दी गई थी, जो नाबार्ड संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 21 का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, स्थापना के समय देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्याएं थी? तो स्थापना के समय देश में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्याएं थी वह 5 थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर 1958 में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। 23 ए सही है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। मांग का विस्तार, मांग संकुचन, मांग वृद्धि, मांग कमी। तो मांग का विस्तार जो है, मांग का विस्तार यह इस मांग वक्र पर नीचे की ओर चलना मांग का विस्तार है और ऊपर की ओर चलना मांग का संकुचन है। अब स्थिर कीमत पर D1 से D0 की तरफ आना मांग में संकुचन है तथा D0 से D1 की तरफ जाना मांग में संकुचन है, मांग में कमी है। और D0 से D1 की तरफ जाना मांग में वृद्धि है। D1 से D0 की तरफ आना मांग में कमी हो जाएगी और D0 से D1 की तरफ जाना मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर वृद्धि हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 24 का। अगला 25 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। अगला क्वेश्चन कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1985, 63, 82 कोई नहीं। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वह 1965 में हुई थी और 1965 ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई नहीं हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। 27 का सही आंसर बी